हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम हमारी इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि ठीक है। तो हम इसमें जो भी हमारे एक्ट्स बने, जो भी लॉज बने, अ, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे जो भी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट और 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको देखेंगे, जिससे कोई भी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी को भी परेशानी ना आए। ठीक है। तो पहले देखते हैं हम अर्ली फेज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्राथमिक चरण, जो सत्ता का केंद्रीकरण, जो 1773 से 1858 तक रहा, 1857 का महान विद्रोह होने से पहले तक का। तो रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हिंदी में विनियमन अधिनियम 1773 बोलते हैं। तो इसमें था फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स। एक सेकंड रुको यार। तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे, उनको नियंत्रित करने के लिए पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। तो इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसमें एस्टेब्लिश्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। तो इसमें क्या किया, 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की स्थापना कर दी गई। और जो बम्बई सबॉर्डिनेटेड बम्बई एंड मद्रास गवर्नर्स टू बंगाल, जो भी बम्बई और बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर्स थे, उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में इस एक्ट से बनाई गई। प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स। जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो भी कंपनी के लोग थे, वो रिश्वत और जो खुद का निजी व्यापार करते थे, उस पर रोक लगा दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट रेवेन्यूज़। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको राजस्व की जो भी रिपोर्ट थी वो देना मैंडेटरी कर दिया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन अधिनियम 1773 में बताया गया है। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में जो भी बना। तो इसमें इसने कॉमर्शियल और जो कंपनी के पॉलिटिकल जो भी फंक्शंस थे, उनको अलग अलग कर दिया। कॉमर्शियल्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। और जो पहले 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो उसमें 3 कर दिया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें मेंबर 3 कर दिए गए। इंडियन अफेयर्स ब्रॉट अंडर ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। जो इंडिया के जो भी मामले थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में डाल दिए गए। और जो कंपनी की टेरिटरीज थी, उनको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। गवर्नर्स काउंसिल इन बम्बई एंड मद्रास को, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर की उनकी परिषद बनाई गई। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट आया 1813। उसके बाद हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा, जो कि 1833 में आएगा, फिर 53 में आएगा। तो इसमें क्या हुआ था, जो चार्टर एक्ट 1813 का था, उसमें जो कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ जो भी चाय और चाइना के साथ जो व्यापार था, उसमें मोनोपोली रखी गई थी चार्टर एक्ट 1813 में। और जो ट्रेड विद इंडिया ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, और जो भी भारत का जो भी व्यापार था, वो ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 से। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो पहला बना था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, विलियम बेंटिक था, वो पहला गवर्नर जनरल बना था। और जो सत्ता का जो केंद्रीकरण था, उसके लिए लास्ट फाइनल स्टेप था, जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, उसके लिए फाइनल स्टेप था। जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास विड्रॉन, उसकी जो बम्बई और मद्रास की जो विधायी शक्तियाँ थी, उनको छीन ली गई, और केंद्रीय विधानमंडल की शुरुआत कर दी गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर की शुरुआत कर दी गई 1833 के अधिनियम से। और जो कंपनी
एक सेकेंड। जो कंपनी का जो वाणिज्यिक कार्य था, कंपनी सीज टू बी कमर्शियल बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। जो कंपनी का जो भी कॉमर्शियल फंक्शंस थे उनको पूरी तरह ख़त्म करके अब कंपनी पूरी तरह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी वो बन चुकी थी इस एक्ट से, चार्टर एक्ट 1833 से। और साथ ही जो यहाँ पे जो चाय और चाइना के साथ जो व्यापार था वो भी अब ख़त्म कर दिया जा गया था इस चार्टर एक्ट 1833 से। अब उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। ये क्या आ गया? चार्टर एक्ट 1853, जिसमें क्या थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे अलग कर दिए गए। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल के उनको अलग अलग कर दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 6 मेंबर थे, जो 4 नॉमिनेटेड बाय जो प्रांत था, जो प्रांत कौन थे मद्रास, बम्बई, आगरा, इनसे जो भी नॉमिनेट किए जाने थे। और इसके जो चार्टर एक्ट 1853 था उससे ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर सिविल सर्विसेज, जो कंपटीशन था सिविल सर्विसेज का वो शुरू कर दिया गया चार्टर एक्ट 1853 से। उसके बाद आता है चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। उसमें क्या कंपनी का रूल था वो एंड कर दिया गया और क्राउन रूल लगा दिया गया कि जो भी क्राउन था उस टाइम पे ब्रिटेन का उसके अंडर आएगा अब जो जो भी रूल था। क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विद ए काउंसिल ऑफ 15, जो भारत सचिव का जो नया पद था उसका सृजन किया गया और उसकी 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल था वो अब वाइसराय ऑफ इंडिया बन गया, जो कि पहला था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग था वो पहला बन चुका था वाइसराय ऑफ इंडिया। और जो अबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 7 इसमें बने थे हमारे पिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें जो भी बने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन था। अब यहाँ पे दूसरा जो फेज आता है 1861 से 1999 का, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फेज था, ये कि विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व का चरण हिंदी में बोले तो। जिसमें पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1861 था। उसमें क्या होता, इंट्रोड्यूस इंडियंस इन वाइसराइज लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो वाइसराय की विधायी परिषद में जो भारतीय थे, भारतीयों को सदस्य बनाया गया, जो 11 आधिकारिक सदस्य बनाए गए। इनको एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स नहीं दिया गया था, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं बनाया गया था। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू बम्बई एंड मद्रास, जो विकेंद्रीकरण की यहाँ से शुरुआत हुई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ वापस लौटा दी गई थी, जो कि पहले बंगाल के अंडर था। रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। और उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1892 है 61 के बाद। तो इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे वो यहाँ पे स्टार्ट हुए नॉमिनेशन सिस्टम से, कि नॉमिनेट प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे चुनाव हुए, लेकिन जो भी वो भी नॉमिनेटेड थे। एनलार्ज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि विधायी परिषद था उसका आकार बढ़ा दिया गया। काउंसिल गोट राइट टू डिस्कस बजट एंड क्वेश्चंस इन द एग्जीक्यूटिव, जो परिषद था उसको बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं इनको। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लियामेंटो सुधार हिंदी में। तो इसने डायरेक्ट इलेक्शन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें इनडायरेक्ट की जगह अब डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिनेम्ड इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो केंद्रीय परिषद का जो नाम था वो बदलकर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, केंद्र में 60 कर दिए गए थे। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया गया, जो कि मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स को अलग से अलग निर्वाचन मंडल की इसमें शुरुआत की गई थी। जो फर्स्ट इंडियन इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, जो कि लो मेंबर थे। जो कि पहली भारतीय वाइसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो कि कानून सदस्य थे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है उसमें हम 1909 से 1947 के बीच के जो भी एक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहला था 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और 1909 वाला कौन सा था, एक सेकेंड, ये क्या आ गया, इसको कैसे हटाऊँ। 1909 वाला कौन सा था, मार्लियामेंटो, और 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसने डायरकी प्रोविनेंस में जो भी डायरकी थी सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया था।
जो द्वैध शासन कहते हैं हिंदी में, जो प्रांतीय प्रांतों में इसने द्वैध शासन को लागू कर दिया था। और स्थान दो विषय इसमें बताए गए थे, जो कि पहला था स्थानांतरित विषय जो कि ट्रांसफर्ड कहते हैं, और दूसरे थे रिजर्व सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीज़ें रखी गई थी। जो स्थानांतरित विषय थे वो मंत्रियों के अधीन थे, और जो सुरक्षित रिजर्व थे वो गवर्नर के अधीन थे। और इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी इसमें ये बाई कैमरलिज्म सेंटर था उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 of 6, 6 में से जो 3 थे मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, जो 6 में वाइसरायस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर थे उनमें से 3 अब इंडियंस होंगे, जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसमें। और एस्टेब्लिशन जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा पूरा नहीं, लगभग जो भी मेजर पार्ट है वो इसी एक्ट्स पे बना है, इसी एक्ट पे बना है। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वो अलग बात है। इसमें 3 लिस्ट डाली गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 सूचियाँ थी, संघ, प्रांतीय और संवर्ती, जिनमें संघ में 59 विषय थे, प्रांत में 54 थे और संवर्ती कॉन्करेंट में 36 विषय थे। रेजिडरी पावर्स, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो जो बची हुई शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। अबोलिस्ड डायरकी इन प्रोविनेंसेस, जो भी प्रोविनेंस में डायरकी सिस्टम चल रहा था उसमें अब प्रोविनेंशियल ऑटोनॉमी हो गई, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दी गई। प्रपोज डायरकी ए सेंटर नॉट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविनेंशियल ऑटोनॉमी, इनके मतलब पता होंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, इतना तो। जो डायरकी थी अब उसको सेंटर में, यहाँ पे प्रोविनेंस में थी पहले, इसको अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, और अब ये सेंटर में स्टार्ट कर दी गई थी 1935 से, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंस, जो 6 प्रांत में द्विसदनीय विधायिका स्टार्ट कर दी गई थी, और फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापना की गई थी, और काउंसिल ऑफ इंडिया इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा, डिक्लेयर इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जन, जो भी हमारा जो भारत था उसको अब इस अधिनियम से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एज सेंट्रल एंड प्रोविनेंस। जो वाइसराय और गवर्नर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन चुके थे इस एक्ट से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसको 2 रोल दिए गए थे, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट का और दूसरा लेजिस्लेटिव का, मतलब संविधान को निर्माण करने का और विधान निर्माण दोनों बनाने, कानून बनाने का और संविधान बनाने का, दोनों इसको अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला लेक्चर था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया था, और जो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है, और लगभग जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे इनके वो हमने देख लिए हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं अगर बनते हैं तो। बाकी जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जैसे कि कहीं पे आ जाएगा 1935, तो हम 1935 वाला एक्ट वापस रिवाइज कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो भी पहला लेक्चर था इंडियन पॉलिटी का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो पीडीएफ वो टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा। जय हिंद।